हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। चलिए आज ध्यान दीजिएगा। आज हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए जरा ध्यान देते हैं और वन लाइन फैक्ट्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, भारत में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का उदय एवं विकास का काल क्या था। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो काल बताया गया है यहाँ ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल क्यों? क्योंकि जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था उस समय अंग्रेजों ने ही रेलवे लाइन और बहुत सारी जो डेवलपमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें रेलवे लाइन वगैरह का विकास ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही किया गया। तो ऐसा मानते हैं यहाँ पर। ये जो फर्स्ट लाइन जो आप देख रहे हैं, भारत में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का उदय एवं विकास का काल क्या था, इसमें कहा गया ब्रिटिश काल। आप सभी लोगों को एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीन सभी को शो हो रही गाइस? ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिए। वन लाइन फैक्ट सेकेंड नंबर पॉइंट्स पर एक बार नजर डालिए। वह कौन सा राजनयिक चार्टर था जिसके द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तथा उसकी परिषद को विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान की गई? तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो आंसर है वो है 1726 का राजलेख। जो चार्टर था 1726 का, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1726 के राजलेख के अंतर्गत गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद की विधि निर्मात्री शक्ति लगाए गए प्रमुख निर्बंध क्या थे? तो उनके ऊपर जो निर्बंध लगाए गए थे वो निर्बंध कौन से थे? देखिए जरा ध्यान दीजिए। कहा गया कि उनके द्वारा निर्मित विधि ब्रिटिश विधियों के विपरीत ना हो तथा निर्मित विधियां युक्ति युक्त हों। तो यहाँ पे जो निर्बंध लगाए गए थे वो ये कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो लॉ बनाया गया है उनको ओवरराइड नहीं होना चाहिए, और उससे रिलेटेड ये इन पर निर्बंध यानी कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहूंगा, ये जो वन लाइन फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं ये घटना चक्र के कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे भी जाते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। 1726 के राजलेख के तहत निर्मित विधियों के प्रभावी होने हेतु क्या आवश्यक था? तो यहाँ पे देखेंगे, उनका इंग्लैंड स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की निदेशक सभा द्वारा अनुमोदन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, किस समिति की सिफारिशें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का आधार बनी? तो यहाँ पर जब देखिए इसका आंसर ब्रिटिश संसद की जो गोपनीय समिति थी यानी कि सीक्रेट कमेटी, वो यहाँ पर बनी रेगुलेटिंग एक्ट के लिए। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। कौन सा भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति का आरंभ करने वाला अधिनियम था? ए रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिए, कौन सा एक्ट है? नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के अधीन की गई? तो कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट देखिए जरा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, 4 यानी कि 4। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सिविल क्षेत्रों का प्रशासनिक अधिकार किसको दिया गया? तो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन की गई अन्य प्रेसिडेंसियां कौन सी थी? तो ए में मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट पॉइंट पर एक बार नजर डालिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के शांति तथा युद्ध विषयक मामलों में आदेश देने का प्राधिकार किसे दिया गया था?
तो ए में यहाँ देखिए आंसर इसका जो रहेगा बंगाल प्रेसिडेंसी की कलकत्ता स्थित सरकार को, किसको दिया गया बोल के बताइए जल्दी से। बंगाल प्रेसिडेंसी की कलकत्ता स्थित सरकार को। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, किस अधिनियम के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, कब हुआ, किस अधिनियम के अधीन 1774 में कब हुआ था कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, 1774 में हुआ था और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। हाँ जी। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता किन विषयों में थी। तो विषय थे यहाँ पर सिविल, आपराधिक, नौसैनिक एवं धार्मिक मामलों में। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अपर न्यायाधीश थे। तो कितने थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ जी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने हेतु आवश्यक योग्यता क्या थी। तो आवश्यक योग्यता में केवल विधि व्यवसाय यानी कि वकालत का 5 वर्ष का अनुभव होता था, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती थी। तो कहा गया यहाँ पर प्रिवी काउंसिल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। किसको किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि निर्मात्री प्राधिकार दिया गया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। तो यह है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ध्यान दीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो यहाँ कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन सा था, देखिए यहाँ पे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई। तो आंसर इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए जरा, सेवनटीन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी। तो यहाँ पर आंसर है इसका ब्रिटिश सम्राट द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर। किस राजलेख द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किस राजलेख द्वारा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था। तो ये था 1813 का राजलेख, जो चार्टर 1813 में आया था, उसके अनुसार सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, किस राजलेख यानी चार्टर द्वारा कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास की सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। तो ये 1813 का जो राजलेख था उसके अनुसार। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करने तथा एक केंद्रीय शासन प्रणाली आरंभ करने के लिए किस राजलेख को बनाया गया। तो यहाँ पर कहा गया 1833 का जो राजलेख था उसको। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, किस राजलेख द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 का जो राजलेख था उसके अनुसार। ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किस राजलेख द्वारा
बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 का। गवर्नर जनरल की परिषद में एक अतिरिक्त विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस राज्यलेख में किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद में एक अतिरिक्त विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस राज्यलेख में किया गया? तो राज्यलेख का नाम है 1833 का राज्यलेख। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, किस राज्यलेख ने बंबई मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दी? तो कौन सी थी? 1833 का। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, 1833 के राज्यलेख के पूर्व निर्मित विधियां क्या कहलाती थी? इनको कहा जाता था विनियम यानी कि रेगुलेशन। कब? 1833 के राज्यलेख के पूर्व जो निर्मित विधियां थी उनको रेगुलेशन यानी कि विनियम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए, 1833 के राज्यलेख के अधीन निर्मित विधियां क्या कहलाई? इनको अधिनियम यानी कि एक्ट कहा गया 1833 के बाद। 1833 के राज्यलेख की किस धारा में यह बंद किया गया कि किसी भी भारतीय को मातृ धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए निरत नहीं माना जाएगा? तो यह धारा 87। कौन सा राज्यलेख था? 1883, जो कि अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, और ये कहां पर था? 1833 का धारा 87 में। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, किस राज्यलेख के द्वारा दास प्रथा का पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया? तो 1833 का जो राज्यलेख था उसके अनुसार। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, गवर्नर जनरल को विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन नियुक्त करने का अधिकार देने वाला राज्यलेख कौन था? इसको गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल के लिए यहाँ पे जो आंसर है वो है 1833 का राज्यलेख। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा गया कि किस राज्यलेख के द्वारा भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद स्थापित की गई? कौन सी? 12 सदस्यीय विधान परिषद स्थापित की गई। तो इसके लिए भी जो आंसर है वो 1853 का राज्यलेख। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, किस राज्यलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो यह है 1853 का राज्यलेख। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब आरंभ किया गया? तो यहाँ कहा गया 1853 के राज्यलेख के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 1853 के राज्यलेख के तहत स्थापित भारतीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक यानी कि बिल को अधिनियम बनाने हेतु क्या आवश्यकता थी? तो आवश्यकता के संबंध में यह कहा गया कि गवर्नर जनरल की केवल अनुमति चाहिए थी और वो अधिनियम बन जाता था यानी कि एक्ट बन जाता था। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, किस राज्यलेख के अनुसार पहली बार विधि निर्माण सरकार का एक विशिष्ट कार्य माना गया? तो ये था 1853 के राज्यलेख के द्वारा। किस राज्यलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति ली? तो ये कहा गया 1853 का राज्यलेख। चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, ब्रिटिश संसद ने एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब पारित किया? जल्दी से बताओ। चलिए जरा ध्यान दीजिए, किस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया? तो यहाँ पर जो आंसर है एक बार नजर डालिए, 1858 के एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट पर एक बार नजर डालिए, यहाँ पर बात की गई है 1858 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनकी समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया? तो यहाँ पर जो आंसर आप देख रहे हो ना, भारत के राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को किसको दे दिया गया?
बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट पर जरा ध्यान दीजिए। 1858 के अधिनियम के अधीन भारत के राज्य सचिव को भारत का प्रशासन संचालित करने में सहायता करने के लिए किसका उपबंध किया गया? और इसमें जो आंसर आप देख रहे हैं, आंसर है यहाँ पर 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का। कौन सा था इसमें? चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत राज्य सचिव द्वारा प्रति वर्ष ब्रिटिश संसद के समक्ष रखे जाने वाले विवरण कौन से थे? तो यहाँ पर जो आंसर है, आंसर पर एक बार नजर डालिए। भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा और भारत के नैतिक तथा भौतिक विकास की रिपोर्ट। एक बार बोल के बता दीजिए कौन सा है? अठारह के अधिनियम के आलोक में भारत स्थित गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य एवं एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो यहाँ पर था ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। किसके द्वारा? नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव को एक निकाय यानी कि निगम यानी बॉडी कॉर्पोरेट घोषित किए जाने के फलस्वरूप उसे कौन सा प्राधिकार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर जो प्राधिकार का जो मैटर था वो है कि वह बाद चला सकता था तथा उस पर बाद संस्कृत किया जा सकता था। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। भारत राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ये आंसर है ब्रिटिश संसद के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता था? हाँ जी। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। भारत राज्य सचिव के ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? तो यहाँ पर जो आंसर है उसका है उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। बिल्कुल। चलिए जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट। अब जरा ध्यान दीजिए। भारत की संवैधानिक विकास यात्रा है उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए और इनको हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। जितना आपको क्लियर दिख रहा हो उतना तक एक बार देख लेते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान के विकास काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसमें आंसर आया कितना? दो। कौन कौन सा? कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास और क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया कि कंपनी शासन के अधीन पारित विधेयकों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है यहाँ पर चार्टर अधिनियम के नाम से। क्राउन के शासन के अधीन पारित विधेयकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम। बोलो जल्दी से। हाँ रिपीट। देखिए आप लोगों को रिपीट करना है तो वो याद हो जाएंगे। बाकी ये बुकलेट आपको ऐसे भी मिल जाए तो भी आप इसको पढ़ के भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारा बोरिंग बोरिंग टाइप का आपको लगने लगेगा और नींद आने लग जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप तुरंत ही अभी रिवाइज करते चलिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। कंपनी शासन के समय संवैधानिक विकास के क्षेत्र में पहला महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो महत्वपूर्ण कदम के संबंध में यहाँ बात की गई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में अपनाया जाना। बोलो जल्दी से। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया तत्कालीन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा गठित गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? कौन सा था यहाँ पे? ये लॉर्ड नॉर्थ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कब और कौन से एक्ट पारित किया गया? तो यहाँ पर है आंसर 1784 में फिट इंडिया एक्ट। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए।
कंपनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? जरा ध्यान देना, कौन सा? कंपनी के कार्यों एवं संगठन। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट देखिए जरा, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? आंसर देखिए 1813 में चार्टर अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, 1833 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम का उद्देश्य क्या था? आंसर ये है, और इसमें कहा गया इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करके पूरे चबा गए। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करके उसे एक प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था बना दिया गया था। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, 1853 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो विशेषता के लिए आंसर है, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद को किसी भी समय भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए जल्दी से। सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसमें बिल्कुल 1853 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए, किस अधिनियम द्वारा निर्धारित सरकार का मौलिक रूप ब्रिटिश साम्राज्य के अंत तक परिवर्तनीय रहा? ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया कि आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन था? तो अधिनियम की यहाँ पर बात की गई है, तो अधिनियम है ये 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके द्वारा भारतीयों को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं हम लोग। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको वैसा दिखेगा, तो मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए जरा ध्यान दीजिए, किस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को विधि निर्माण हेतु विस्तृत किए जाने की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई? ये प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1861 के भारतीय परिषद विधेयक बिल को ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर कहा गया सर चार्ल्स वुड, तत्कालीन भारत सचिव ने। क्वेश्चन देखिए, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आंसर में है, एक केंद्रीय परिषद को एक ऐसी सलाहकार परिषद संस्था के रूप में स्थापित करना एक ऐसी सलाहकार परिषद संस्था के रूप में स्थापित करना जो गवर्नर जनरल को विधि निर्माण कार्य में मदद कर सके। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान नहीं किया गया था? एक पृथक व्यवस्थापिका सभा की स्थापना, ये नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए, भारत में निरंकुश सरकार की सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था, यह किसका मत था? सर चार्ल्स वुड का। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में विधि सदस्य को सम्मिलित किए जाने का उपबंध किस अधिनियम में किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट जरा क्वेश्चन पर नजर डालिए, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया? तो 5वें सदस्य के रूप में। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए,
गवर्नर जनरल को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर आंसर है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या के बारे में क्या उपबंध किया गया है? तो यहाँ पर जो आंसर है न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्य सम्मिलित किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम आधे सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा विस्तारित की जाने वाली गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में निर्धारित की गई भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे बात की गई सम्मिलित किए जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ का भारतीय होना आवश्यक था। चलिएगा, इसको हम अभी यहाँ पे यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।